एक और जानकारी दे देते हैं। आरोपी शरीफुल को लेकर यह बड़ी जानकारी मिल रही है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। पुलिस उससे पूछ रही है उसे आखिर बांग्लादेश से भारत आने में मदद किसने की, लेकिन वो चुप्पी साधे हुए है। ये नहीं बता रहा है कि अपराध में उसका सहयोगी कौन कौन है। पुलिस शरीफुल के इस थियरी को नहीं मान रही है कि उसने इतनी बड़ी घटना की प्लानिंग अकेले ही की होगी। पुलिस को यह लगता है कि उसको किसी साथी की मदद मिली है। उस साथी के बारे में पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। तो शरीफुल अभी तक ये कह रहा है कि मैं अकेला ही ये सब कुछ कर रहा था, लेकिन पुलिस इसे नहीं मान रही है। साथ ही शरीफुल के ठाणे के दोस्त रहमत मोहम्मद, अमित पांडे उर्फ अंकित पांडे, इन सभी के साथ साथ कुछ और 4 अन्य लोग हैं, उनसे भी पूछताछ जारी है। तो जिन जिन लोगों के संपर्क में था शरीफुल, 4 अन्य लोग हैं जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है, उनसे भी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। शरीफुल का दोस्त है रहमत, उससे बात हो रही है, अमित से पूछताछ हो रही है। तो सभी लोगों से पूछताछ हो रही है जो शरीफुल के जानकार हैं। सुधाकर जी, शरीफुल के जो दोस्त हैं उनसे पूछताछ हो रही है क्योंकि पुलिस को इस बात में तर्क नहीं लगता है कि अकेला शरीफुल ये सब कुछ करेगा। आपको क्या लगता है, क्या अकेला वो ये सब कुछ कर सकता है या उसको बाहरी मदद भी मिली है, उसको इनसाइडर इन्फॉर्मेशन भी मिली है, तभी वो इस तरह का की चोरी अंजाम करने के लिए हिम्मत कर पाया? ये मैंने जो पहले ही शुरू में कहा कि ये सब हम लोगों के अंदाज हैं जी, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए पूरी तहकीकात करना ज़रूरी है, कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करना जो पुलिस कर रही है जी। लेकिन सुधाकर जी, अगर कोई चोरी होती है, अगर कोई चोरी होती है और कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है और वो ये कहता है, वो किसी एक बिल्डिंग में जहां पर सिक्योरिटी स्टाफ भी होता है, जहां के 11वें माले पर एक स्टार रहते हैं और उसके पहले के माले पे और तमाम लोग रहते हैं, वो एक उसी बिल्डिंग में, उसी फ्लैट में, उसी घर में पहुंचता है और उसके बाद ये इतनी बड़ी घटना होती है, तो आपको लगता है कि उसको बाहरी कोई मदद नहीं मिली होगी, उसको इनसाइडर कोई मदद नहीं मिली होगी, वो कैसे क्या कर सकता है ऐसा? क्या ऐसा हो सकता है? ये देखिए, क्या है लॉजिक? मैंने जैसे पहले ही कहा कि इंसान झूठ बोल सकते हैं, हालात झूठ नहीं बोलते। तो हमें सब सारे हालात देखने होंगे, वो हालात देखकर उनको जांच करने के बाद ही हम किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। तो ये जो सब अंदाज और ये हम जो कह रहे हैं ना, ये जहाँ हमें कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, सुनी सुनाई बातों को। पहली बात तो जो उनको जो फ़ोटो दिखा रहे हैं ना, इस वजह से आइडेंटिफिकेशन परेड में कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन परेड में क्यों चेहरे पे नकाब डाल के ले जाते हैं? क्योंकि जो विटनेस है, उस विटनेस को हादसे के बाद उस एक्यूज को देखने का कोई मौका ही नहीं मिला। ये सबसे अहम बात है। तो यहाँ तो उसी पे आपने पानी फेर दिया। सबने वो तस्वीर दिखा फिंगरप्रिंट्स का है जी, जो बात नासिर साहब कर रहे हैं, जो नासिर साहब कह रहे हैं कि बहुत अहम था, उसको जांच करके देखा जा सकता है उसके है या नहीं। सुधाकर जी हमारे साथ अगर नहीं है तो इसका मतलब पुलिस जो है गलत कर रही है। तो हर बात हम सारी बातें जानने के बाद ही कह सकते हैं। जी नासिर साहब, अभी तक उन्होंने सैफ को मुझे हैरत है इस बात की कि अभी तक उन्होंने जिस पर हमला हुआ था उसको क्यों नहीं दिखाया इस आदमी का, उसके घर गए थे या नहीं। और अगर बात बड़ी सीधी है, सैफ फौरन बता देगा कि भाई ये आदमी था या नहीं, क्योंकि 2-2.5 मिनट या फिर 5 मिनट 2.5 मिनट की मुठभेड़ हुई है। शक्ल थोड़ी बहुत तो देखी होगी, जाहिरी बात है, बत्ती होती है थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ, तो वो अभी तक क्यों नहीं हुआ है, उससे क्या पूछना। जैसे कि भाई साहब ने कहा कि सबूत पर डिपेंड करता है। अगर सबूत का मामला है तो अगर सैफ को दिखाएं और सैफ कहे हाँ यही लगता है, तो फिर बात बनती है। अब वो बोले ना बोले, वो तो फिर फंस जाएगा ना। अगर नहीं बताएंगे या अगर ये आदमी नहीं, अगर सैफ बोले ये आदमी नहीं था, ये आदमी नहीं था, तो फिर बात फिर दूसरे आदमी को लाना पड़ेगा, आरोपी को। ये है ना चक्कर जी। तो अभी तक संजीव देसवाल जी भी इस पर कुछ कहना चाहते हैं, हमारे साथ डिटेक्टिव हैं संजीव देसवाल जी। संजीव जी, देखिए बाबर, ये कहा जा रहा है कि कहते हैं पुलिस ने गलती से पहले किसी को पकड़ लिया था तो छोड़ क्यों दिया, इसको भी तो छोड़ देंगे, ये भी तो शक्ल नहीं मिल रही है। तो समझना ये होगा कि जब कहीं क्राइम सीन के ऊपर क्राइम होता है तो पुलिस को वहां मिलता क्या है? पुलिस को वहां मिलते हैं फिंगरप्रिंट्स उनके डाटाबेस में है नहीं। वहां मिलते हैं, कहते हैं आपको उनकी फोटो, वो फोटो सर्कुलेट होती है मीडिया के द्वारा या दुनिया के द्वारा कहीं पे भी, और दुनिया उसके बाद पुलिस को कंटिन्यू फोन करना शुरू करते हैं, लोग इन्वेस्टिगेशन इंफॉर्मेशन देना शुरू करते हैं, इसको हमने यहाँ देखा, हमने इसको वहां देखा, लोग शक्लें मिलाते हैं। अब उस कंडीशन पुलिस तो अपना काम करेगी, जिसको भी पकड़ती है उसको पकड़ने के बाद लगता है अरे ये आदमी तो है नहीं, इन्वेस्टिगेशन के बाद इंटेरोगेशन के बाद पता चलता है, उसे छोड़ना पड़ता है।
लेकिन इस आदमी को पकड़ने के बाद गिरफ्तार किया गया। बार बार ये सोचना कि सीसीटीवी की फुटेज ही है पुलिस के पास। अरे जब फुटेज के अलावा हजारों फुटेज हो सकती है, क्योंकि जब आप खुद कह रहे हो मुताबिक ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो पुलिस विदहोल्ड कर रही है, बिल्कुल, क्यों बताएगी किसी को? क्यों बताएगी किसी को? सैफ ने भी क्या उसको सैफ को तस्वीर दिखाई गई है या नहीं, और सैफ ने क्या कहा है ये भी नहीं बताया गया है। जब आप कहते हैं कि वो ऑटो से आया था, तो ऑटो से आने के टाइम उसके पास फिर वीडियो के कहीं ना कहीं क्लिप होगी इस ना। पर कुछ कहना चाहते हैं जी? आपका क्या कहना है जी? देखिए यहाँ पे एक चीज बहुत समझ, अगर पुलिस ने सही आदमी को पकड़ा है तो उन्होंने खाली सीसीटीवी फुटेज के आधार पर नहीं, उसका डंप डेटा, उसका मोबाइल डेटा या कुछ और के आधार पर भी उसको पकड़ा है। अगर ये चीजें मिलाई गई है कि यही, तभी ये बोला गया है कि ये व्यक्ति है। लेकिन अब उन्होंने सही आदमी को पकड़ा है। बात तो उससे आगे बढ़ गई है ना, इसको पकड़ लिया, अब पकड़ने के बाद ये क्या सिर्फ है, चोरी के लिए आया था? क्या इसके आगे उसका कोई और मकसद था? हो सकता है ये अकेला ही ना हो, ये आदमी सही पकड़ा गया, ये था, ये वहां पर हो, इसका डंप डेटा वहां से मिला है, पर ये वो आदमी ना हो जो एक्चुअल में ऊपर गया था। अब जो हमारे जो एक्टर साहब है उन्होंने कहा कि सैफ को दिखाया जाएगा और सैफ पहचान लेगा। हो सकता है सैफ दिखाया जा चुका है, हम किसी आदमी को दिखाया जा चुका है।